अगला सवाल है हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 9 में ही मौजूद है। इस सवाल को देखेंगे कंपैरेटिवली जो पीछे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उससे धीरे धीरे हमारा लेवल जो है वो एडवांस होता हुआ जाएगा, और जो बचे कुछ जितनी भी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको फेज मैनर में आगे देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, और इसकी ट्रीटमेंट को यहीं पे ट्रीट करके चलेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। हमें इसके ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। हमें क्या कहा है, शो द इफेक्ट ऑन एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से इनका इफेक्ट दर्शाना है कि एसेट में क्या फर्क पड़ेगा, लाइबिलिटीज में क्या पड़ेगा और कैपिटल में क्या इंपैक्ट दिखाई देगा। सबसे पहला वही घिसा पिटा, वही नॉर्मल सा, जो कि हर सवाल की शुरुआत में पहला जो आपका ट्रांजैक्शन होता है वो यही रहता है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितना, 1,25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या ट्रीटमेंट होगा कि बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में आया कैश। कैश कितना आया हमारे पास, 1,25,000, तो कैश में आप ऐड कर दोगे। दूसरा जो ये इन्वेस्ट करता है जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल। तो कैपिटल में हम इस 1,25,000 को ऐड कर देंगे। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स परचेज किया है कितने का, 50,000 का। अगेन सिंपल, आपने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो आपके पास से जाएगा क्या, कैश माइनस हो जाएगा, और आपके पास आएगा क्या, गुड्स आ रहा है। गुड्स को हम क्या बोलते हैं, गुड्स को हम बोल के चलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक में आपका इतना ऐड हो जाएगा, 50,000 स्टॉक में ऐड, 50,000 कैश में से माइनस। जो भी ट्रांजैक्शन है वो एसेट साइड होकर रहेगी, लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगला है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है आरके फर्नीचर से और क्रेडिट में खरीदा है, ये आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा है। तो आपके पास आएगा क्या, आपने परचेज क्या किया है, फर्नीचर, तो आपका एक एसेट है उसमें आप लिखोगे फर्नीचर और उसमें ऐड कर दोगे कितना, 10,000। आपने उधार में खरीदा है तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो आप लाइबिलिटी साइड में लिखोगे क्या, लाइबिलिटी साइड में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आरके फर्नीचर का नाम, या फिर आप लाइबिलिटी साइड में लिखोगे क्रेडिटर और ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, आरके फर्नीचर, और उसमें हम इसी वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड। 10,000 का हमारे पास फर्नीचर आया, फर्नीचर बढ़ गया, और 10,000 रुपए का हमारे ऊपर उधार चढ़ गया जो कि हमें भविष्य में चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और क्रेडिटर के ब्रैकेट में लिखोगे आप उसका नाम, और उतनी फिगर से उसमें एडिशन दिखा देंगे। अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग द 7,000 वाइड बिल नंबर दिस। एस टाइप की कोई भी जानकारी दी हुई है, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसका कोई भी हमारे सवाल में यूज नहीं है। ये बिल नंबर इसका ये हो चाहे कुछ और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपको एक और यहाँ पे नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दिस नंबर इज नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। ये नंबर जो है ये रुपीज में नहीं है, ये पैसों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। सिंपल सा सवाल क्या है कि गुड्स को बेचा गया, किसको बेचा गया, पारुल ट्रेडर्स को। कॉस्ट थी उसकी 7,000 रुपए की और हमने बेचा कितने में है, 9,000 रुपए का। दो अलग अमाउंट आता है तो हम उसको साइड में लेके चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 7,000 की कॉस्टिंग का सामान है, बेचा कितने में है, 9,000 रुपए में। क्या हमने कैश में बेचा है, नहीं। क्या क्रेडिट में बेचा है, सर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट क्या नाम गिवन है, नाम गिवन है। दैट मीन्स हम क्या मानते हैं कि क्रेडिट में बेचा गया होगा। तो आपके पास से जो स्टॉक जाएगा वो कितने का जाएगा, स्टॉक जो जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 7,000 का। तो स्टॉक में से माइनस करेंगे 7,000 रुपए। पैसे अभी नहीं आ रहे हैं, भविष्य में आएंगे। भविष्य में आता है तो उसको क्या बोलते हो, डेटर। डेटर के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, पारुल ट्रेडर्स, और इसमें आप ऐड कर दोगे कितना, 9,000 रुपीज। अब 7,000 का सामान गया, आएगा भविष्य में 9,000 रुपए, मतलब इसका डिफरेंस जो है वो हमारा फायदा है या नुकसान है। तो ये 2,000 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट है उसको हम एडजस्ट कहाँ करते हैं, कैपिटल में। तो प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा आपका, ऐड। ठीक है, तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर डी। अगला आता है पेड कार्टेज, कितना, 100 रुपए। 100 रुपए का आपने कार्टेज पे किया, कार्टेज पे करो, रेंट पे करो, सैलरी पे करो, ये सभी की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है क्योंकि सारे के सारे क्या है, आपके एक्सपेंस हैं। तो आपने अगर कोई खर्चा किया है यहाँ पे तो वो एक्सपेंस का क्या किया जाएगा, आपके कैश में से माइनस कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, खर्च किया है, कैश आपका उतना कम हो जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट क्या होता है हमारा कि कोई भी एक्सपेंस हो वो कहाँ एडजस्ट करते हैं हम, कैपिटल में। तो कैपिटल से भी आपको ये 100 रुपीज माइनस करने रहेंगे। उसका अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास कैश पेड टू आरके फर्नीचर, जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे, आरके फर्नीचर की। कह रहा है उसको कैश पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट, कितना, 9,700 रुपए। हमने फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपए, हमारी लाइबिलिटी कितने की बनी थी यहाँ पे, 10,000 रुपए की। हमारा जो उधार था वो कितने का था, 10,000 रुपए का, जिसको कि हमने फुल सेटलमेंट कर लिया कितने में, 9,700 रुपए में। मतलब क्या है कि किसी को हमें देने थे कितने, 10,000 रुपए, लेकिन हमने उससे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने में कर लिया, 9,700 रुपए में। मतलब कम पैसे में हमारी लाइबिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो पूरी लाइबिलिटी खत्म हुई है कम पैसों में, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस जो 300 रुपए है वो 300 रुपए का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा।
ट्रीट कैसे करेंगे? तो लाइबिलिटी हमारी कितने से कम होगी? पूरे के पूरे 10,000 रुपए से। तो जो आपने क्रेडिटर लिखा था आरके फर्नीचर वाला, उसमें पूरा 10,000 का 10,000 माइनस कर दोगे, क्रेडिटर हो जाएगा आपका 0। ऊपर क्रेडिटर 10,000 का बना था, 10,000 आप इस ट्रांजैक्शन माइनस करोगे, क्रेडिटर हो जाएगा 0। लेकिन जो आपने पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं? सिर्फ 9,700 रुपए। तो आपके कैश में से जो माइनस करेंगे वो कितना माइनस करेंगे? 9,700। और जो इसका डिफरेंस है 300 रुपए, ये 300 रुपए का हमारा फायदा है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हम एडजस्ट कहां करते हैं? अपने कैपिटल में। तो आप कैपिटल में जाके ऐड कर दोगे कितना? 300 रुपीज। आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगला है पॉइंट, कैश सेल्स कॉस्टिंग है 10,000 रुपए, हमने बेचा कितने में? 12,000 रुपए में। कैश सेल्स है मतलब कि सामान जाएगा, पैसा आएगा, कोई उधार में सेल नहीं किया गया है। कॉस्ट थी 10,000 रुपए, हमने बेचा 12,000 रुपए में। तो 10,000 का सामान जब आप 12,000 में बेचते हो तो बीच का डिफरेंस यहां पे आपको दिख रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉफिट। कितने का है? 2,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का आपने सामान बेचा तो आपका स्टॉक जो है वो कितने से माइनस होगा? 10,000 से। पर जो आपके पास कैश आएगा वो कितना आएगा? 12,000। तो कैश में कितना ऐड करेंगे हम? 12,000 रुपए। और जो 20 का डिफरेंस है आपका 2,000 रुपए का, यह है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको पता है कहां एडजस्ट करते हैं हम? कैपिटल में। कैपिटल में ले जाके आप इस प्रॉफिट को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। अगला आता है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, कुछ भी इस टाइप का अगर आपको इनकम मिलता है, सभी का ट्रीटमेंट एक है। सभी का ट्रीटमेंट एक होता है। क्या कुछ भी रिसीव हुआ है तो नो डाउट आपको कैश के फॉर्म में मिला होगा। जैसे कि रेंट मिल रहा है तो कैसे मिला होगा? कैश की फॉर्म में। तो कैश में आपका 4,000 रुपए ऐड हो जाएगा और ये आपकी एक इनकम है। और इनकम या एक्सपेंसेस कहां ट्रीट होती है? आपकी कैपिटल के साथ। इनकम होती है तो जोड़ देते हैं, खर्चा होता है तो माइनस कर देते हैं। ये इनकम है, रिसीव हो रहा है आपको रेंट, आप दे नहीं रहे हो, तो ये आपकी इनकम है, इसलिए आप इसको ले जाके कैपिटल में ऐड कर दोगे। और लास्ट पॉइंट आता है कैश विड्रू फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। आपने ड्राइंग करी है, कैश लेके जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए। कितना लेके जा रहे हो? 3,000 रुपए लेके जा रहे हैं। तो 3,000 रुपए अगर आप कैश लेके जा रहे हो तो आपके कैश में से माइनस हो जाएगा कितना? 3,000 रुपए। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि जब भी आप ड्राइंग करते हो तो आपका कैपिटल उतने से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब आप पैसा लेके आते हो तो कैपिटल बढ़ता है, जैसे कि हमने इस पॉइंट में देखा। और इसी का उल्टा है, जब कोई ड्राइंग करता है तो उतने से कैपिटल कम हो जाता है। तो आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे कितना? 3,000 रुपीज। इन सभी चीजों को ट्रीट करने के बाद आप अपना क्या निकालोगे? अपना फाइनल इक्वेशन निकालोगे। और उस फाइनल इक्वेशन को आप चेक करोगे। कैसे चेक करेंगे? सारे एसेट्स का टोटल करोगे और देखोगे कि सारी लाइबिलिटी का टोटल प्लस कैपिटल जो है वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, बहुत अच्छे से आपने काम किया, सारी कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट है, सारी ट्रीटमेंट आपकी परफेक्ट है और आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। बट अगर कहीं भी कोई मिस्टेक है तो एक बार ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करो। और जो मैक्सिमम टाइम पे मैंने देखा है पर्सनली, वो ये कि लोग ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट सही दिखाते हैं, उनकी एडिशन और डिलीशन के अंदर जनरली गलती पाई जाती है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि जब भी आप किसी में कैश में कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो उसके अंदर मिस्टेक ना करें। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप मैथमेटिक्स है, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 10,000 में से 600 रुपए जाएगा तो 9,400 बचेगा। इस टाइप से जो भी प्लस माइनस आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है। बेशक उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, बट कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है सर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एनसीईआरटी का भी सवाल था और हमने इसको बखूबी तरीके से अटेम्प्ट कर लिया है। एक सवाल हम और देखेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके सामने है। इसमें क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रिपेयर करना है। इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा अच्छा है, बाकी तो सारा कॉमन है, सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्या है सर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? विनोद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना? 20,000 से विनोद ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश में 20,000 रुपीज लेके आए हैं। तो कैश में लेके अगर आप आओगे 20,000 रुपए, तो आपके बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा? बिजनेस में आपका कैश जो है वो बढ़ जाएगा कितने से? 20,000 रुपए से। और इसको हम किसका नाम देते हैं? इसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो कैपिटल भी आपका ऐड हो जाएगा कितने से? 20,000 रुपए से। अब ये अच्छा पॉइंट है, पेड रेंट इन एडवांस। ये वाला पॉइंट आपने पीछे कवर नहीं किया हुआ कि आपने किसी को रेंट पे कर दिया है और एडवांस में पे कर दिया है। अब ध्यान दें इस टाइप की चीजों का क्या होता है। आप अगर किसी को रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये खर्चा नहीं है आपका, ये भी आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि खर्चा ये भविष्य में बनेगा। अभी तो आपने किसी को एडवांस में दे दिया, आप पे कर चुके हो, तो नो डाउट आपके कैश में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो चला गया। अब दूसरा इंपैक्ट इसका आपको ढूंढना है। ठीक है, अगर आप रेंट पे करते तो हम क्या बोलते हैं? कैश में से माइनस कर दो, कैपिटल में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि रेंट एक प्रकार का एक्सपेंस है। लेकिन जब हम किसी को एडवांस में पे करते हैं तो वो आपका क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है एडवांस रेंट, और वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं है। इससे मतलब क्या है कि भविष्य में आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। आपने अगर मार्च के महीने में आपने अप्रैल का रेंट दे दिया, या कि मार्च के महीने में आपने जुलाई का रेंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जब जुलाई आएगा तब आपको रेंट नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये जो आप एडवांस में रेंट दे रहे हो, ये आपका भविष्य का क्या बन रहा है? भविष्य का ये राइट बन रहा है।
जिसे हम बोलते हैं अधिकार। ठीक है, भविष्य में क्या अधिकार है कि आप इस जगह पे रह सकते हो बिना भाड़ा दिए, बिना रेंट दिए आप इस जगह पे अपना अधिकार जमा सकते हो, ये बोलते हुए कि हमने तुम्हें रेंट एडवांस में दिया हुआ था। तो कोई भी इस टाइप का राइट क्रिएट होता है तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है एसेट। जैसे कि ऑब्लिगेशन आपकी लायबिलिटी बनती है, जैसे कि हम बात करें आउटस्टैंडिंग रेंट होता, तो आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या हुआ कि आप रह भी लिए और आपने पैसे नहीं दिए, तो वहां पे आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, तो उस केस में हम बोलते हैं कि भैया ये तो हमारी लायबिलिटी बनेगी। बट अगर आपने किसी का कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दिया है तो वो आपका भविष्य का क्या है, राइट है। एडवांस में सैलरी दे दी तो आप भविष्य में काम करवा सकते हो और पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। एडवांस में रेंट दे दिया मतलब आप उस प्रीमाइसेस को यूज कर सकते हो और आपको भाड़ा देने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी खर्चा अगर हम एडवांस में पे करते हैं तो हमारा क्या बनता है, वो एक प्रकार से राइट क्रिएट होता है। और जितने भी राइट्स हैं, जैसे कि हमारे एसेट्स होते हैं, वो सारे राइट्स में ट्रीट किए जाते हैं। मतलब किसी प्रकार का अधिकार है हमारे ऊपर, हमारे पास। जैसे कि हम बोलते हैं कि मशीनरी हमने खरीदा तो हमारी ये मशीनरी अपनी होगी, इसको हम यूज करेंगे अपने हिसाब से, तो हमारा एक राइट बनता है। ऐसे ही हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग पे हमारा राइट होता है। अगर हम कोई कॉपीराइट लेते हैं, कॉपीराइट का मतलब कोई ट्रेडमार्क वगैरह अगर हम कराते हैं या किसी भी अपनी चीज के ऊपर पेटेंट वगैरह ले लेते हैं तो हमारा वो अधिकार बन जाता है। और ये सारी चीजें आपकी एसेट्स की डेफिनेशन में कवर होती हैं। तो एडवांस रेंट क्या है, एक प्रकार का एसेट। ठीक है, तो कैश में से आपका माइनस हो जाएगा और दूसरा आप क्या करोगे, एसेट के अंदर ही एक नया एसेट क्रिएट करोगे एडवांस रेंट का, और उसमें आप इसको क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी क्योंकि पीछे हमने इसको ट्रीट नहीं किया हुआ है। एक बार इसी से रिलेट करते हुए मैं आपको आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट भी साथ में बता के चल रहा हूं, ऑल्दो इस सवाल में वो नहीं पूछा गया। एडवांस का क्या करना है, आप पे कर चुके हो तो कैश में से माइनस होगा। दूसरा इंपैक्ट, अगर नॉर्मल रेंट होता तो कैपिटल से माइनस करते हो, ये आपको पता है। बट क्योंकि ये आपका अभी का रेंट नहीं है, ये भविष्य का रेंट है, तो इसलिए ये हमारा एक राइट बनेगा। और एसेट में हम क्रिएट करेंगे एक एसेट एडवांस रेंट के नाम से, और उसमें जोड़ दोगे आप 600 रुपए। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो सर उसका क्या ट्रीटमेंट है। सपोज कीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट है या आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका खर्चा है इस पीरियड का, आपने इसके पैसे नहीं दिए। तो खर्चा अगर है तो हमें पता है कि हम नॉर्मल, देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि खर्चे का ट्रीटमेंट क्या होता है। खर्चे का ट्रीटमेंट होता है कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। अब ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि कैपिटल से माइनस तो होगा, खर्चा तो है आपका, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो कैश में से माइनस नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे पैसे नहीं दिए, तो ये आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो लायबिलिटी के अंदर हम लिखते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, और उसमें हम जोड़ देते हैं इतने उधार को। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट हो गई। अगर एडवांस रेंट की बात करें तो एडवांस रेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि एडवांस रेंट में, एडवांस को छोड़ो, पहले रेंट का ट्रीटमेंट बताओ। रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है कि कैश में से माइनस होता और दूसरा कैपिटल में से माइनस होता। अब ये एडवांस में आपने पे कर दिया तो नो डाउट कैश में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, पर क्योंकि ये एडवांस रेंट है, आपका अभी का खर्चा नहीं है, इसलिए कैपिटल से हम माइनस नहीं करेंगे, बोलेंगे ये भविष्य का खर्चा है। फिलहाल अगर हमने दे दिया है तो ये हमारा एक प्रकार से राइट क्रिएट हुआ है और ये हमारा एक एसेट होगा, जिसमें हम एसेट के अंदर ही एक नया एसेट क्रिएट करेंगे। किस नाम से, एडवांस रेंट के नाम से, और उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। यहां पे हम लायबिलिटी के अंदर एक आउटस्टैंडिंग रेंट क्रिएट करते हैं, उसको ऐड करते हैं। यहां पे हम एसेट में क्रिएट करेंगे, उसको ऐड करेंगे। कॉन्सेप्चुअली आप इसको समझ पाएंगे तो आपको ये लंबे समय तक काम आएगा। आपको इस तरीके से याद नहीं करना है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि आउटस्टैंडिंग रेंट का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, एडवांस रेंट का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए, तो इसका ट्रीटमेंट हमने देख लिया। अगला पॉइंट है आपका गुड्स परचेज इन कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 4,000। हमने गुड्स खरीदा है कितने कितने का, तो हमने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा है कैश में, ठीक है, और 4,000 का गुड्स खरीदा है हमने क्रेडिट पे। ठीक है सर, तो टोटल आपने गुड्स कितने का खरीदा है सर, 14,000 रुपए का। तो आपके स्टॉक में ऐड कितना हो जाएगा, स्टॉक में हम कितना ऐड करेंगे, पूरे के पूरे 14,000 रुपए। कैश में से माइनस कितना होगा, 10,000 रुपए, और आपने उधार में खरीदा है तो वो क्या बनेगा, आपका क्रेडिटर बनेगा। तो क्रेडिटर में जाके कितना ऐड हो जाएगा, आपका 4,000 रुपए। 4,000 की आपकी लायबिलिटी बन गई जो आपको भविष्य में चुकानी है। तो 4,000 रुपए का आपका क्रेडिटर बनेगा, 10,000 कैश से चला जाएगा और स्टॉक टोटल आ जाएगा कितने का, 14,000 रुपए का। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। नाउ अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹16,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 8,000 रुपए। हमने 8,000 का माल जो है वो 16,000 में बेच दिया और नगद में बेचा है, मतलब हमें इसका कैश मिला है। तो बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले तो इसमें 3 आइटम है। 3 आइटम क्या है कि हमारा सामान कितने का था, 8 का, हमने बेचा कितने में, 16,000 रुपए का, और हमने इसमें नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, 8,000 रुपए। तो आपका जो स्टॉक है वो कितने का जाएगा, जो स्टॉक है वो कितने का जाएगा, आपका 8,000 का। आपके पास पैसे कितने आएंगे, आपने बेचा कितने में है, 16,000 रुपए में, तो कैश कितने का आएगा, 16,000 रुपए का। और जो बीच का डिफरेंस है 8,000 रुपए, वो है आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट आप कहां एडजस्ट करते हो, अपने कैपिटल में। तो आप इसको ले जाके ऐड कर देंगे कहां पे, अपने कैपिटल में। सिंपल ट्रांजैक्शन पीछे भी बहुत बार आ चुकी है। अगला पेड सैलरी इन कैश 900 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 200 रुपए। ये एक अच्छा
ट्रांजैक्शन है इसको समझेंगे। ऑल्दो मैंने आउटस्टैंडिंग आपको यही जिक्र कर दिया था तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि हमारा सैलरी है कितने का, हमारा सैलरी है 900 रुपए का जो कि हमने पे कर दिया कैश में, और हमारी सैलरी है कितने रुपए की, 200 रुपए की, जो कि अभी हमने पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमने पे नहीं किया। कुल मिला के आपकी सैलरी कितनी है, इसका मतलब आपको कितना सैलरी पे करना था, 1100 रुपए, जिसमें से आपने पे कितना कर दिया, 900 रुपए, और 200 पे करना बाकी है। तो मतलब खर्चा कितने का है, 1100 रुपए का। तो खर्चा अगर 1100 का है तो कैपिटल से आप कितना माइनस करोगे, 1100 रुपए। और आपका पैसा कितना जा रहा है, अभी जो कैश जा रहा है वो कितना जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए। तो आप कैश में से कितना माइनस करोगे, 900 रुपए, और 200 रुपए आपको भविष्य में देने पड़ेंगे। तो भविष्य में अगर पैसा चुकाना है तो ये क्या बनेगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर लिखोगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसमें आप ऐड कर दोगे कितना, 200 रुपए। इसको आप अलग अलग से भी ट्रीट कर सकते हो। आपको पता है कि 900 रुपए का अगर आप सैलरी पे करते हो तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, तो कैपिटल में से 900 अलग से माइनस करो, कैश में से 900 माइनस करो। और आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट पता है कि कैपिटल से तो माइनस होता ही होता है, कैपिटल से तो माइनस होता ही होता है, कैश गया नहीं तो ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो लाइबिलिटी के अंदर आप 200 रुपए ऐड कर देते हो। तो ऐसे भी करोगे तो भी आपका कुल मिला के कैपिटल से कितना माइनस होगा, 1100 रुपए, 900 रुपए कैश में से जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 200 रुपए आपका ऐड हो जाएगा। तो आप अलग अलग से भी कर सकते हो, 900 को अलग ट्रीट, 200 को अलग ट्रीट, या फिर दोनों को चाहो तो जोड़ के भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है सर, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट मोटर कार फॉर पर्सनल यूज 6000 रुपीज। अब इसके ऊपर मैंने आपको पीछे भी जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी सर आपने, कि कभी भी ऐसा लिखा है तो देखो यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि ये 6000 रुपए ये बिजनेस से लेके गया है, लेकिन आपको इसको मान के चलना है कि ये बिजनेस से लेके गया होगा। कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि सर इसमें ये तो लिखा नहीं कि ये जो मोटर कार इसने खरीदा है ये बिजनेस के लिए खरीदा है या किसके लिए खरीदा है, इसने यहाँ लिख दिया कि पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, लेकिन इसके जो 6000 रुपए लेके गया ये बिजनेस से लेके गया है या फिर इसका ये पर्सनल पैसा था। अगर पर्सनल पैसे से ये पर्सनल यूज के लिए कुछ खर्च करेगा तो इसका तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं बनेगा, इसकी कोई इंपैक्ट ही क्रिएट नहीं होगा बिजनेस के ऊपर। लेकिन आपको ऐसी अजम्पशन नहीं लेनी है, आपको अजम्पशन हमेशा ऐसी लेनी होती है जिसके अंदर आप कोई एक्टिविटी करोगे, रीजन भी क्योंकि आपको इस सवाल में दिया गया है तो इसका इंपैक्ट बिजनेस पे होगा तभी दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए आपसे इसका इंपैक्ट पूछा जा रहा है। तो अगर ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है मतलब कि ये 6000 रुपए जो ये लेके गया होगा, इसका एक इंप्लाइड एजम्पशन है कि 6000 रुपए कहां से लेके गया होगा, आपके बिजनेस से लेके गया होगा। और मोटर कार जो इसने खरीदा है वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, ये आपको इसने अलग से जानकारी दे दी। तो आपको ये एजम्पशन नहीं लेना है कि सर इसका घर का पैसा, घर का यूज, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसा आप छोड़ने वाला एजम्पशन यहाँ पे नहीं लेंगे। आपको एजम्पशन यहाँ पे ये लेके चलना है कि ट्रांजैक्शन दी गई है मतलब ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये जो पैसा लेके जा रहा है ये कहां से लेके जा रहा है, बिजनेस से लेके जा रहा है, और काम क्या कर रहा है, काम ये पर्सनल कर रहा है, चाहे कार खरीदे, चाहे बाइक खरीदे, चाहे कुछ और काम करे। ठीक है, तो इंपैक्ट क्या होगा सर इसका, ट्रांजैक्शन किस तरीके से हम देखेंगे, 6000 रुपए लेके गया, अब 6000 रुपए से ले जाके इसने क्या खरीदी है, कार खरीदी है, तो 6000 रुपए जब ये लेके गया होगा तो ऑब्वियसली कैश में लेके जाएगा, तो कैश आपका कितने से कम हो जाएगा, 6000 रुपए से। और दूसरा इंपैक्ट क्या है कि पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहा है, अब ले जाने के बाद ये कार खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है या कुछ भी खरीद रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि इसने ड्राइंग की है, ड्राइंग कितने की है, 6000 रुपए की, तो कैपिटल माइनस हो जाएगा कितने से, 6000 रुपए से। तो 6000 से आप कैश माइनस करोगे, 6000 से आप कैपिटल माइनस करोगे, दैट्स इट। ठीक है, इन सभी को हम पूरे के पूरे जो हमारे पास 6 ट्रांजैक्शन थे, इन 6 ट्रांजैक्शन को आप सम करेंगे और फाइनल निकालेंगे कि अपना फाइनल इक्वेशन जो कि आपका आंसर माना जाता है। लेकिन इस आंसर को आप चेक भी करोगे खुद ही, ताकि आपको पता लगे कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही है। चेक कैसे करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उन सबको जोड़ोगे, उसको लिखोगे और चेक करोगे कि इन एसेट्स का जो टोटल है वो आपका लाइबिलिटी के टोटल और कैपिटल के टोटल से मैच है या नहीं। अगर मैच है तो मतलब आपने सारे ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट सही दिखाया है और कहीं पे भी कोई गलती नहीं की है। अदरवाइज आपको एक बार पहले ट्रांजैक्शंस रिव्यू करना है, सेकंड नंबर पे आपको कैलकुलेशन रिव्यू करना है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको दिखाई देती है तो आप मुझको उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टा पे शेयर करेंगे, उसका रिप्लाई आपको वहां पे दे दिया जाएगा कि आपने कहां पे क्या गलती की है। ऑल्दो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हाई चांसेस, अगर आपने ध्यानपूर्वक इसको अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है सर, चलिए, तो ये और कुछ 2 सवाल थे जिसके अंदर हमने कुछ एडवांस जानकारी और इकट्ठा की कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट क्या पड़ता है।